नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी कहानी मेरा आखिरी आशियाना का अंतिम और छठा भाग। इसके पहले आपने सुना कि नायिका का दाम्पत्य जीवन पहले दिन से ही खतरे में पड़ जाता है और फिर अचानक ही एक दिन उसकी माँ भी उसे छोड़कर परलोकवासी हो जाती है और उनकी अंतिम इच्छा अनुसार ही नायिका स्वयं ही उनकी अर्थी को कंधा देती है, उनका अंतिम संस्कार करती है। अब आगे सुनिए, देखिए क्या होता है। अम्मा के जाने के बाद मुझे अपना वीराना जीवन और भी वीराना लगने लगा। पूरी दुनिया ही उजाड़ लगने लगी। कुर्राट का साथ भी अब और ज़्यादा वीराना और ज़्यादा उबाऊ लगने लगा। वह भी जब पास आता था तो उसके हाव भाव भी ऐसे होते थे मानो बहुत दिनों बाद वह अपनी माँ के पास आया है और अपनी माँ से प्यार दुलार दिखा रहा है। मुझमें भी पत्नी का जोश उत्साह सब खत्म हो गया था। मुझे लगता जैसे मेरी भावनाएं वात्सल भाव की छाया से गुजर गुजर कर आती हैं। ऑफिस का खुर्राट घर में मेरे सामने अजीब सा उखड़ा उखड़ा दबा दबा सा रहता था। एक दिन रात को करीब 2 बजे के आसपास प्यास के कारण मेरी नींद खुल गई। पानी पीने उठी तो देखा यह बिस्तर से गायब है। मैंने सोचा बाथरूम गए होंगे। मैं पानी पीकर फिर लेट गई, आंख बंद करके। कुछ देर बाद भी यह नहीं आया तो मन में आया कि बाथरूम में इतनी देर से क्या कर रहे हैं। मैं उठी, बाथरूम में देखा तो वहाँ नहीं मिले। मैं घबरा गई। सटे हुए दूसरे कमरे में भी नहीं मिले तो और परेशान हो गई। पसीना आने लगा, सनसनाहट सी होने लगी शरीर में। जल्दी ही नीचे पूरा घर देखकर ऊपर जाने लगी तो कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते ही इनकी आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे कुछ राहत महसूस हुई। कुछ सीढ़ियाँ और चढ़कर ऊपर दरवाजे पर पहुंची तो बातें साफ साफ सुनाई देने लगी। अचानक ही मैं कई आशंकाओं से घिर गई। मैं जहां दरवाजे पर खड़ी थी वहीं जड़ हो गई। सारी बातें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। एक एक बात दहकती सुइयों सी बदन में चुभती जा रही थी। मेरी आंखों के सामने वह रात एकदम से आ गई जिस दिन इन्होंने मुझसे इसी तरह की बातें की थी। रोमांच, उत्तेजना से भर देने वाली बातें। खुर्राट का विश्वासघात मेरी आंखों के सामने पूरी नंगई के साथ नृत्य कर रहा था। जिस आदमी को मैं खुद मोम समझने लगी थी, पढ़ा लिखा सुसंस्कृत भावों वाला व्यक्ति समझती थी, वह झूठा ही नहीं विश्वासघाती भी निकला। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि इतने सालों से मैं घर ऑफिस मिलाकर 24 घंटे में कम से कम 20 घंटे साथ रहती हूँ, फिर भी उसे जान समझ नहीं पाई। उसके चेहरे पर लगा मुखौटा पहचान नहीं पाई, उतार नहीं पाई। कितनी नादान, कितनी मूर्ख हूँ मैं। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं चुपचाप नीचे आकर बेड पर लेट गई, आंसुओं से तकिए का कवर भिगोती। अम्मा की बड़ी याद आ रही थी और बाबूजी की भी। मुझे लगा जैसे हर तरफ से आवाज़ आ रही है कि तू मूर्ख है, तू इसी लायक है, तुझ जैसी बेवकूफ़ के लिए यह दुनिया नहीं है। मूर्ख। मेरे कान जैसे फटने लगे। मैंने कान बंद कर लिए, लेकिन यह बातें दिलो दिमाग में बड़ी देर तक गूंजती ही रहीं। मैं फिर सो नहीं सकी। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका है। मुझे मालूम होने से पहले, बहुत पहले ही निकल चुका है। मैं आंसू बहाती पड़ी रही। लगभग घंटे भर बाद दबे पांव आकर खुर्राट भी लेट गया। मैं मुंह दूसरी तरफ किए हुए थी। मैंने ऐसा महसूस किया जैसे खुर्राट बेड पर लेटने से पहले कुछ पल तक मुझे देखता रहा कि मैं सो रही हूँ कि नहीं। मेरी निश्चल अवस्था से उसे विश्वास हो गया कि मैं सो रही हूँ। वह लेटते ही सो गया। 2 मिनट बाद ही उसके नाक की खुरखुराहट आने लगी थी। मैं लेट नहीं सकी, उठकर बैठ गई बगल में। उसकी उपस्थिति से मुझे बड़ी उलझन होने लगी। मुझे लगा कि अब और समय तक यहाँ नहीं बैठ पाऊंगी, दूसरे कमरे में चले जाना ही अच्छा है। मैं उठकर जाने लगी, फिर दरवाजे के पास पहुंचकर अनायास ही मुड़ी। मेरी नज़र सीधे उनके चेहरे पर पड़ गई। ऐसी घड़ी की हटा ही नहीं पा रही थी। फिर मेरे कदम बरबसी उसकी तरफ बढ़ते चले गए। मैं बेड से 2 कदम पहले ठहर गई। एक टक उनके चेहरे को देखती रह गई। बरसों बरस बाद अचानक ही अम्मा द्वारा बार बार गुनगुनाया जाने वाला भजन कानों में गूंजने लगा। सूरज न बदला, चांद न बदला,
ओह, अम्मा ने बाबूजी के न रहने के बाद कुछ भी गुनगुनाना बंद कर दिया था। मैं भी समय के साथ भूल गई थी, लेकिन सोते हुए खुर्राट के मासूम चेहरे को देखकर पता नहीं कैसे अम्मा की आवाज़ में भजन कानों में गूंजने लगा। मेरे पास रखे प्लास्टिक के स्टूल को मैंने पास रखे प्लास्टिक के स्टूल को उसके सामने रखकर बैठ गई। मैं पास रखे प्लास्टिक के स्टूल को उसके सामने रखकर बैठ गई। उसके चेहरे को ऐसे देखने लगी जैसे पहली बार माँ बनी कोई महिला अपने सोते हुए नवजात शिशु को देखती है। एक टक, बस मुझ में वह भाव नहीं थे, मगर तब मैं यह जरूर सोच रही थी कि इस समय मासूम देखने वाले इस चेहरे के पीछे कितने चेहरे छुपे हैं। जब ऑफिस मिला तो कैसा था, साथ आने जाने लगा तो दूसरा रूप, ज़्यादा अंतरंग बातों में एक और नया रूप, शादी की पहली रात डायमंड सेट लिए एक नया रूप, कुछ देर बाद ही एक और बदला हुआ रूप, और आज यहाँ। भगवान, इस एक आदमी के पीछे और कितने आदमी छिपे हैं। मैं ऐसा सब कुछ सोच जरूर रही थी, लेकिन बड़ी अजीब बात यह थी कि खुर्राट को लेकर उस समय भी मेरे मन में कोई गुस्सा, भड़ास, घृणा कुछ नहीं था। मैं एक तटस्थ व्यक्ति की तरह वहाँ बैठी थी। ऐसे बैठे बैठे न जाने मैं क्या क्या सोचती रही कि इससे शादी करना ही मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी। सच तो यह है कि इसके साथ मैंने अन्याय किया है, छल किया है। अपने सुख के लिए इससे इसका सुख छीना है। चलो, यह भटका था, मुझे तो इससे समझाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या उस वक्त इससे कहीं ज़्यादा उतावली नहीं थी। कैसा कैसा सोचती रहती थी मैं। बैठे बैठे मुझे लगा कि मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। मैंने पैर सीधा किया, धीरे धीरे झटक कर ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल किया और उठकर दूसरे कमरे में आ गई। तभी मोबाइल में अलार्म रिंग होने लगी, रोज़ सवेरे 5:30 बजे होने वाली रिंग। मैं खुर्राट के चक्कर में 3 बजे रात से बराबर जागती रह गई। सोचा चलकर तैयार हूँ, किचन संभालूँ, 6 बजे तक अपने मोम से खुर्राट को चाय भी देनी है। उठी कि चलूँ, शुरू करूँ एक और दिन की शुरुआत, लेकिन शुरू करते करते फिर आकर बैठ गई। सोचा आज फिर इतिहास को दोहराने दो। स्थान वही है, पात्र वही है, बस एक पात्र अम्मा की कमी है। अम्मा ने भी उस दिन संयोगवश ही मेरी खुर्राट की अंतरंग बातों को सुनने के बाद यह सोचकर नहीं उठाया था कि मैं रात भर जागी हूँ। आज मैं खुर्राट और उस लड़की की अंतरंग बातों को ठीक वैसे ही सुनने के बाद खुर्राट को नहीं जगाऊंगी, क्योंकि वह भी रात भर जागा है और मैं रात भर अम्मा की तरह जागती रही हूँ। मैं अम्मा की तरह बाहर लान में गेट के पास नहीं बैठी, सोफे पर लेटी सोचती रही अपनी पिछली जिंदगी और भविष्य के बारे में। उस वक्त मेरी जैसी मनोदशा थी उसका विश्लेषण मैं यकीन से कहती हूँ कि फ्रेड हैवलेकेलिस भी नहीं कर पाते। बहरहाल 9:30 बजे खुर्राट की आहट मिली तो मैंने जानबूझकर आंखें बंद कर ली, जैसे गहरी नींद में सो रही हूँ। खुर्राट मेरा नाम पुकारता हुआ मेरे पास आया, वही नाम जो उसने शादी के बाद मुझे दिया था। इसे वह अपना प्यारा गिफ्ट कहता था। वह मुझे अधरा कहता था। अधरा कहता कि मेरे होठों की बनावट बहुत मोहक है, बहुत ही ज़्यादा मोहक। मगर उस समय उसके मुंह से अपना यह नाम सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा था। उसकी आवाज़ से धोखे फरेब की गंदी बू आ रही थी और इस गंदी बू को मैं बहुत ज़्यादा देर महसूस नहीं कर पा रही थी। उसकी आवाज़ से धोखे फरेब की गंदी बू आती महसूस कर रही थी। उसके 3 बार आवाज़ देने पर भी जब मैं नहीं उठी तो उसने मेरी बाह को पकड़कर हिलाते हुए आवाज़ दी, अधरा क्या बात है, अभी तक सो रही हो? मुझे भी नहीं जगाया। मैंने गहरी नींद से जागने का अच्छा ड्रामा करते हुए कहा, अरे बड़ी देर हो गई। उठ तो गई थी टाइम से, लेकिन बड़ी थकान महसूस हो रही थी, कमर भी दर्द कर रही थी तो यहाँ बैठ गई। थोड़ा आराम मिला तो पता नहीं कब नींद आ गई। अच्छा तुम तैयार हो, मैं नाश्ता खाना तैयार करती हूँ। उसने कुछ देर तक मेरे चेहरे को देखने के बाद पूछा, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने अपने मन में चल रही उथल पुथल के कारण चेहरे पर आ गए तनाव को झूठ के आवरण में छिपाने के लिए बड़ा झूठ बोला कि कमर दर्द ठीक नहीं हुआ है, उसी से परेशान हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हारे लिए किचन में ना जा सकूँ। मैंने उठने की कोशिश की तो उसने बड़े प्यार से दोनों हाथों से मेरे कंधों को पकड़कर बैठा दिया।
कहा, नहीं तुम अगर आराम करो, मैं चाय वगैरह बना लेता हूँ, बाकी नाश्ता बाहर से ले आता हूँ। मैंने लाख मना किया लेकिन वह नहीं माना। उस समय उसकी भाव भंगिमा बातों से इतना स्नेह झलक रहा था कि मैं भाव विवल हो उठी। मेरी हर कोशिश बेकार हो गई। मेरे आंसू छलक पड़े। आंसू देखकर वह बेहद परेशान होकर बोला, अरे अधरा तुम्हें क्या हुआ है, सच बताओ, ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो डॉक्टर के पास ले चलो। कपड़े चेंज करो, मैं लेकर चलता हूँ। मुझे अंदर अंदर बड़ा गुस्सा और हंसी भी आ रही थी कि मैं परेशान किसी और वजह से हूँ। आंसू दर्द नहीं, इसके धोखे छल कपट के कारण आ रहे हैं, लेकिन मैं दर्द का ड्रामा कर रही हूँ जिसे यह सच समझ रहा है। रंगमंच की अच्छी कलाकार भी मेरे जैसे ड्रामा नहीं कर पाएगी कि देखने वाले को एकदम सच स्वाभाविक लगे। और यह मेरा मोम जैसा पिघलने वाला खुर्राट भी कितना अच्छा ड्रामेबाज है। उस समय लग रहा था कि उससे ज़्यादा प्यार कोई पति अपनी पत्नी से करता ही नहीं होगा। मैंने कहा, नहीं, दर्द इतना नहीं है कि डॉक्टर के पास जाना पड़े। अभी पेन किलर ले लूँगी या फिर मूव लगा लूँगी। तुम ऑफिस के लिए तैयार हो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। लेकिन मेरी बात उसने नहीं सुनी। अलमारी में रखा पेन किलर बाम ही उठा लाया। मूव था नहीं। मैंने कहा, परेशान ना हो, मैं लगा लूँगी। लेकिन वह नहीं माना। सोफे से उठाकर बेड पर लेटाया, ऐसे पकड़ कर ले गया जैसे न जाने मैं कितनी गंभीर बीमार हूँ। बड़ा संभाल कर पेट के बल लिटा दिया, फिर बाम लगाकर हल्की हल्की मालिश करने लगा। साथ ही अपनी नसीहत भी देता जा रहा था कि पेन किलर न खाया करो, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ख़राब होते हैं। ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही ऐसी क्रीम, स्प्रे या जेल वगैरह लगा लिया करो। डॉक्टर को दिखाकर प्रॉपर इलाज कराओ, ऐसे मर्ज बढ़ाना मूर्खता है। उसकी बातें सुन सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। किसी भी पत्नी के लिए ऐसी स्थिति बेहद तनावपूर्ण होती है, लेकिन इस हाल में भी मुझे हंसी आ रही थी। उसकी बातें, उसकी मालिश में मुझे पति का अंश भी महसूस नहीं हो रहा था। लग रहा था जैसे कोई ब्याता उम्र दराज बेटी अपनी बुजुर्ग माँ को उसकी खुद के प्रति लापरवाही पर उसे मीठी घुड़की दे रही है, समझा रही है, प्यार स्नेह से सेवा कर रही है। रोकने की लाख कोशिशों के बाद भी अंततः मुझे हंसी आ ही गई, इतनी तेज कि पूरा शरीर जोर जोर से हिलने लगा। शुरू में उसने समझा कि मैं रो रही हूँ, मगर अगले ही क्षण जब उसे असलियत मालूम हुई तो वह बोला, यारा जीवबारो तो दर्द में भी हंसती हो, कमाल है, तुम औरतों को समझना भी बड़ा मुश्किल काम है। वह अलग हटने लगा तो मैं उसका एक हाथ पकड़कर उसी के सहारे ही उठकर बैठ गई। हंसी मेरी तब भी नहीं रुक रही थी। बड़ी मुश्किल से रोक कर बोली, अरे मेरे प्यारे पति देवता, हंसी इसलिए आ रही है कि मैं सोच रही हूँ इतने दिनों में भी कभी यह नहीं पूछा कि कैसी हो, कितनी बार तबीयत खराब हुई, लेकिन एक कप चाय छोड़ो पानी तक नहीं पूछा। आज तुम्हें क्या हुआ है? आज पश्चिम से सूरज कैसे निकल आया, यही सोच सोच कर हंस रही हूँ। रहा दर्द तो वह अब भी जस का तस बना हुआ है। तुमने इतने प्यार से मालिश की तब भी, बल्कि और बढ़ रहा है और फैल रहा है। लेकिन प्लीज़ यह मत कहना कि चलो डॉक्टर के पास चले, नहीं तो और बढ़ जाएगा। औरतों की समस्या है, वह जानती हैं कि कब डॉक्टर के पास जाना है। और हाँ, आज मैं ऑफिस नहीं चलूँगी, तुम्हें अकेले ही जाना है। जाओ तैयार हो, मैं खाना बनाती हूँ। वह तैयार होने चला गया। जाते जाते बड़े प्यार से मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेकर 2-3 बार किस किया था। मैंने भी उसके हाथों को पकड़कर चूम लिया था। दर्द तो मेरा वाकई बढ़ रहा था, लेकिन कमर का नहीं, दिल का। मैं जानती थी कि इस दर्द का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, इसलिए उसे उसके हाल पर छोड़ दिया कि बाद में देखती हूँ। और जल्दी जल्दी चाय नाश्ता खाना पीना बनाकर खुर्राट को विदा किया, अपने पति देव को। उनके जाते ही दर्द और बढ़ गया या बढ़ना जारी रहा। मैं रोज़ रोज़ बातें सुनती, घर में ऑफिस में अक्सर ऑफिस से 2-2.5 घंटे के लिए उनका गायब होना भी देखती रही थी। हर बार जब सोचती तो घर के किसी कोने में अकेले बैठकर रो लेती। ऑफिस में जब याद आती तो खुद को संभाल पाना मुश्किल होता है। ऐसे में वॉशरूम में खुद को बंद कर रो लेती। जब जब सोचती कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो हर बार जवाब मुझे यही मिलता। दिलो दिमाग यही कहते कि गलती मेरी ही है, गलती मैंने की है। अब उसी का परिणाम सामने है। कुछ ही महीने में मैंने इस तरह से बार बार सोच विचार कर जब यह पाया कि सारी गलती मेरी ही है, तो मेरे आंसू सूख गए, मेरा रोना खत्म हो गया। अब बेडरूम में उसके साथ तभी सोती जब वह जिद करता, नहीं तो कभी दूसरे कमरे, कभी सोफे पर, तो कभी कहीं पड़ी रहती।
मैं उसे पूरी आज़ादी, पूरी निश्चिंतता देने की कोशिश करती कि वह जिससे भी बातें करता है निश्चिंत होकर कर सके, मेरे सोने तक उसे इंतज़ार न करना पड़े। मैंने उससे अपने को इतना अलग कर लिया कि एक घर में रहकर भी हम अनजान से हो गए। सारा काम धाम मशीनी अंदाज में होने लगा। मेरे देखते देखते बड़ी तेज़ी से 1 साल और निकल गया। अब मुझे बड़ी घुटन होने लगी। वह जितनी देर मेरे आसपास रहता उतनी देर मेरी व्याकुलता और बढ़ जाती। आखिर क्या करूं? इस व्याकुलता बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए सोचते हुए एक दिन ऑफिस में बैठी काम कर रही थी। लंच खत्म हुए आधा घंटा बीत चुका था, या लंच से 1 घंटा पहले से ही गायब थे। मुझे कुछ काम बता कर गए थे, वही पूरा करने में लगी थी। उसी समय एक अधिकारी खुर्राट को पूछते हुए आ गए। मैंने कहा लंच के लिए निकले हैं, वह आते ही होंगे। मुझे कोई चिंता नहीं थी कि अधिकारी पूछने खुद ढूंढता हुआ आया है, क्योंकि मैं यह अच्छी तरह जानती थी कि ऑफिस में मेरा यह खुर्राट इन अधिकारियों को जूते की टो पर रखता है। अधिकारी के जाते ही एक साथी बोला, वह 4 बजे से पहले आने वाला नहीं है, उसी छोकरिया के साथ कहीं गलबैया किए पड़ा होगा। उसकी यह बात मेरे कानों में किसी जहरीले कांटों वाले कीड़े की तरह घुसकर कुलबुलाने लगी। उसके कांटे असंख्य सुइयों की तरह चुभ चुभ कर पीड़ा पहुंचाने लगे। मैं एकदम बिलबिला पड़ी। जल्दी से बाथरूम में गई, शीशे में देखा तो मेरी आंखें नम हो रही थी। आंखों की नसें, चेहरा लाल हो रही थी। पूरा चेहरा पसीने से तर था। कुछ देर तक अपने को देखती रही। देखते देखते मेरे आंसू निकलने लगे। मुझे लगा कि अगर मैंने खुद पर कंट्रोल ना किया तो मैं जोर जोर से रो पड़ूंगी, तमाशा बन जाएगा। घड़ियाली स्वभाव वाले आंसू पोंछने के बहाने सीधे सीधे चेहरा पकड़ लेंगे, पीठ सहलाने लगेंगे, चुप कराने के बहाने बाहों में भर लेंगे। मैं मजबूर किसी को कुछ भी नहीं बता सकूंगी कि मैं क्यों रो रही हूँ। इतने सालों बाद भी ऑफिस में कोई नहीं जानता था कि मैंने उससे शादी कर ली है। उनकी नज़रों में ऑफिस के इस सबसे बड़े खुर्राट आदमी के साथ मेरा आना जाना भरी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि जिस तरह हम दोनों वहाँ रहते, जिस तरह बिहेव करते, उससे भी किसी को और कुछ और सोचने का आधार नहीं मिलता था। तमाम बातों का बवंडर सा उठ खड़ा हुआ दिमाग में आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। आखिर मैंने अंजुरी में भर भर कर पानी चेहरे पर मारा, फिर आकर चेयर पर बैठ गई। मन ही मन पूरी दृढ़ता से ठान लिया कि आज इस चैप्टर का आखिरी पन्ना लिख कर ही रहूंगी। आज से ज़्यादा सही समय कभी नहीं आएगा। खुर्राट ने जो काम दिया था उसे करना मैंने रोक दिया और कंप्यूटर पर कभी कुछ करती रही। साथी की बात सच निकली। खुर्राट 4 बजे ही आया। आते ही अपनी चेयर पर बैठा। बाद में काम के बारे में पहले पूछ लिया। अधूरा है सुनते ही बरस पड़ा। नॉन स्टॉप 2 मिनट तक अंड बंड बोलता रहा। ऑफिस में उसका मेरे साथ यही व्यवहार था, लेकिन उस दिन मैंने उसे उसके इस व्यवहार से बड़ा अपमानित महसूस किया। ऐसा महसूस करते ही मैंने उसे घूर कर देखा। बस वह एकदम शांत हो गया, जैसे किसी खिलौने की अचानक ही बैटरी निकाल दी गई हो। इतने गुस्से के बाद भी मेरे मन में हंसी आ गई। मन ही मन का, वारे मेरे खुर्राट राजा, जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, एकदम से पिघल कर फैल जाते हो। मर्द होकर कुछ तो मजबूती दिखाओ। मगर नहीं, तुमसे यह उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। तुम चेहरे पर चेहरा लगाए एक बहुत ही बड़े हिपोक्रेट हो, धोखेबाज हो, फरेबी हो। उस दिन मैंने रात में खाना पीना होने तक कुछ नहीं कहा, क्योंकि जरा सी भी तनाव होने पर वह खाना पीना छोड़ देता था। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि वह भूखा रहे। खाना पीना सारा काम काज खत्म करने के बाद मैं सोफे पर उसी के बगल में बैठ गई। बहुत दिन बाद उसके बगल में ऐसे बैठी तो वह छूट के बोला, अरे अधरा जी, आज बहुत रोमांटिक मूड में है, क्या बात है? मैंने कहा, क्यों, तुम नहीं हो क्या? तो वह बोला, तुम मूड रोमांटिक बनाओगी तो बन जाएगा। अब मैं खुद पर गुस्सा हावी होते महसूस कर रही थी। यह एहसास होते ही मैंने खुद को रोका और बेहद प्यार से बोली, घर पर तुम्हारा मूड जब मैं रोमांटिक बनाऊंगी तब बनेगा, लेकिन उसके साथ होते ही तो कौन सा किस का मूड रोमांटिक बनाता है? लेकिन उसके साथ होते हो तो कौन किसका मूड रोमांटिक बनाता है, तुम उसका या वह तुम्हारा? इतना कहते ही जैसे उसे करंट लग गया।
झटके से उठकर 2 कदम दूर खड़ा होकर मुझे एकटक देखने लगा। मैंने कहा, क्या हुआ, आओ बैठो ना। तो वह बोला, यह तुम किसकी बात कर रही हो? मैंने फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों परेशान हो रहे हो, आओ बैठो ना। अच्छी तरह जानते हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। और सुनो, मैं इस बारे में सब कुछ बहुत पहले से जानती हूँ। जैसे मेरी अम्मा ने संयोगवश हमारी बातें सुन ली थी, वैसे ही एक दिन मैंने तुम दोनों की सुन ली थी। तुम जब जब गायब होते हो मुझे पता रहता है कि तुम उसी के साथ रोमांटिक बने मौज मस्ती में लगे हो। आज भी ऑफिस से फिर गायब हुए, तब भी मुझे मालूम था कि उसी के साथ हो। मुझे कभी बुरा नहीं लगा। और बैठो ना, बातें करते हैं, कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं कि तुम्हें उससे मिलने के लिए छुपना ना पड़े, झूठ ना बोलना पड़े, तुम दोनों एक साथ रहो। मैंने देखा कि मेरी बातों से उसके चेहरे का तनाव कम हो गया है। वह टीचर के सामने डरे हुए बच्चे की तरह धीरे से आकर मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। मैं कुछ बोलूं उसके पहले ही उसने दोनों पैर उठाकर सोफे पर रखे और उन्हें भीतर की तरफ घुटनों से मोड़कर लेट गया। सिर मेरी गोद में रख दिया, दोनों हाथों को मेरी कमर के इर्द गिर्द लपेट लिया और चेहरा एकदम मेरे पेट से चिपका लिया, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बड़े प्यार दुलार से चिपक जाता है। मैं बड़े अचरज में पड़ गए कि अब यह इसका कौन सा नया तमाशा है। यूँ तो यह अक्सर ऐसा करता है, लेकिन इस समय जो बात चल रही है उसे देखते हुए तो ऐसी हरकत का प्रश्न ही नहीं उठता। उसकी इस अप्रत्याशित हरकत ने मुझे कुछ देर कंफ्यूज कर दिया, लेकिन अंततः मैं यही समझी कि यह हो ना हो अपनी ऐसी हरकतों को एक हथियार की तरह यूज करता है। इसे हथियार बनाकर या जो चाहे वह करते रहना चाहता है। यह सब समझने के बाद पता नहीं क्यों मुझे उसके साथ सिंपैथी हो गई। प्यार का भी कुछ अंश मिला हुआ था। मैंने उसके बालों में प्यार से उंगलियां फिराते हुए कहा, उठो तब तो बातें करूं। लेकिन वह छूटते ही बोला, नहीं, ऐसे ही कहो। आखिर मैंने उस महिला के बारे में जितना जानती थी वह सब कह दिया और साथ ही यह भी कह दिया कि यदि उसके साथ शादी करना चाहते हो तो साफ साफ बताओ, मैं करवाऊंगी तुम्हारी उससे शादी। एक बार फिर उसे करंट लगा। वह झटके से उठकर बैठ गया, आंखें फाड़कर मुझे हैरत से देखने लगा। फिर बोला, तुम मेरी शादी दूसरी लड़की से करवाओगे? यार कैसी औरत हो, खुद ही अपने आदमी की शादी दूसरी औरत से करवाओगी? तुम कर लोगी ऐसा? मैंने सपाट शब्दों में कहा, इसमें अचरज वाली कोई बात नहीं है। जैसे अम्मा ने हमारी बातें सुनने के बाद सोचा कि हम एक दूसरे के हो चुके हैं, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और आनंद फानंद में हमारी शादी करवा दी। उस लड़की के साथ वैसी स्थिति अब मुझे तुम्हारी दिख रही है। तो अब मैंने तय कर लिया है कि इसी महीने में तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। दरअसल यह करके मैं अपनी गलती ही सुधारूंगी जो बरसों पहले मैंने की। या मैं काफ़ी हद तक भावावेश में और अम्मा की जल्दबाजी में आकर कर बैठी थी, जिसे पहले दिन से ही तुम मन से एक्सेप्ट नहीं कर सके और तुम्हारी हिचक ने मुझे पहली ही रात में भ्रमित कर दिया था। मन से पत्नी वाली कोई बात बन ही नहीं पाती। क्यों मैं सही कह रही हूँ ना? उसने सेकंड भर में मौन सहमति दे दी तो मैंने भी तुरंत निर्णय दे दिया कि यह शादी होगी। वैसे भी हमारी शादी का ना तो कोई कानूनी महत्व है ना ही सामाजिक। मैंने यह भी साफ साफ कह दिया कि शादी के पहले ही तुम्हें सारे रिश्ते खत्म कर या घर हमेशा के लिए छोड़ देना है। मेरी इस बात पर भी उसने बिना विलंब के मौन सहमति दे दी। उसकी सहमति के साथ ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बहुत समय से जो एक बहुत भारी बोझ में ढोए चली आ रही थी वह उतर गया। मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रही थी। यह सारी बातें होते होते बहुत देर हो चुकी थी। 1 बज गया था। मैंने कहा, सुबह ऑफिस भी चलना है, अब जाइए सोइए, मैं भी सोने जा रही हूँ। मैं उठकर दूसरे कमरे में जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, बेडरूम की तरफ लेकर चलने लगा। तो मैंने कहा, नहीं, मेरा तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं रहा, अब सब खत्म हो चुका है, इसलिए यह इम्पॉसिबल है। लेकिन उसकी अजब तरीके की मनवार अनुनय विनय जिद के आगे एक बार फिर कमज़ोर पड़ गई। कई महीने बाद फिर एक बेड पर थी। उस दिन मैं पूरी रात नहीं सो सकी। सुबह बहुत देर से उठी, किसी तरह बेमन से नाश्ता बनाकर 11 बजे कुर्राट को यह कहकर ऑफिस भेज दिया कि मैं ऑफिस नहीं आऊँगी, लंच तुम होटल में कर लेना। उसके जाने के बाद दिन भर मैं घर में इधर उधर बैठती रही, सोचती रही कि इसकी शादी जब 1-2 हफ्ते में होगी तब होगी, लेकिन इस घर से इसे 1-2 दिन में ही विदा कर देना मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी हरकतें मुझे कमज़ोर बनाने में देर नहीं लगाती।
शाम को जब वह घर आया तो खाने के बाद मैंने बड़ी सख्ती के साथ कह दिया कि कल छुट्टी ले लो, अपने चाचा के घर जाकर साफ सुथरा करवाओ और शिफ्ट हो जाओ। अब हमारा एक दिन भी साथ रहना उचित नहीं है, कम से कम मैं किसी भी सूरत में नहीं रहूँगी। वह बोला, इतनी जल्दी भी क्या है? मैंने कहा, जल्दी या देर की बात नहीं है, मुझे सिर्फ यही रास्ता दिख रहा है, इसलिए यही करूँगी। मेरी जिद, मेरी सख्ती पर उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे, जिन्हें देखकर मेरा मन एकदम पिघलने लगा। लेकिन मैं अलर्ट थी। मैंने सोचा, मैं इससे जितना बात करूँगी, जितनी देर यहाँ रहूँगी, यह अपनी हरकतों से मुझे कमज़ोर बना ही देगा। इसलिए मैं वहाँ एक क्षण रुके बिना दूसरे कमरे में चली गई, दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके सामने मैंने जो बेरुखी सो की थी उसने सही माना, और कुछ ही मिनट बाद मैंने बेडरूम में जाकर उसके लेटने की आहट महसूस की। लेकिन उसके मोटे मोटे आंसू मुझे बेचैन किए हुए थे। तो आधे घंटे बाद ही धीरे से उसके पास गए कि देखूं सो गया या बेवकूफ़ अभी तक आंसू ही बहा रहा है। लेकिन वहाँ उसे देख कर लगा कि बेवकूफ़ मैं ही हूँ, मैं ही ठगी जाती हूँ बार बार। वह आराम से चारों खाने चित सो रहा था। मैं फिर वापस अपने कमरे में दरवाज़ा बंद किए पड़ी रही। बड़ी देर बाद सो पाई। मैंने अगले दिन एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर उसे घर से विदा कर दिया। वह फिर अपने चाचा के यहाँ शिफ्ट हो गया। उससे संबंधित जितना भी सामान था सब मैंने उसे ही दे दिया। हफ्ते भर बाद जब उसकी शादी हुई तो उसने जो डायमंड सेट मुझे दिया था उसे भी कुछ और सामान के साथ ले जाकर उसकी नई पत्नी श्रियंका को गिफ्ट कराई। एक बार फिर मंदिर में उसकी शादी हुई थी। मैंने गिफ्ट उसे उसके घर पर दिया था। चलते वक्त वह मना करने पर भी मुझे घर तक छोड़ने आया। आखिर में बोला, मैं तुम्हें कभी, मेरा मतलब है कि मैं आपको कभी भूल नहीं पाऊंगा। तुमसे आप कहकर उसने रिश्ते का पतले से धागे का जो आखिरी सूत था वह भी तोड़ दिया। उस सूत के टूटने से मैंने कान में एक धमाके सा शोर महसूस किया था, लेकिन मैंने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। मुड़ी और चल दिया, सोचते हुए कि अभी एक आखिरी काम रह गया, उसे जल्दी पूरा करना ही अच्छा है। मैंने घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने का फैसला कई दिन पहले ही कर लिया था, जिससे वृद्धों की कुछ सेवा कर सकूं और साथ ही उनके बीच रह भी सकूं। कई महीनों की दौड़ धूप के बाद मेरी सोच के हिसाब का एक वृद्धाश्रम मिला, जिसमें अब मैं हूं। इसमें 3 दर्जन से अधिक वृद्ध महिलाएं हैं, मगर यहाँ मेरे शामिल होने में यहाँ का नियम आड़े आ गया कि उम्र 60 वर्ष पूरी हो या रिटायर हो। एक एनजीओ के इस वृद्धाश्रम के प्रबंधक से मैंने अपना मकान एनजीओ के नाम करती हूँ। वह मेरे बाद एनजीओ की प्रॉपर्टी होगी। इस बीच मकान को किराए पर दूंगी, उससे मिलने वाला किराया भी दूंगी, साथ ही जो मंथली फीस होगी वह भी दूंगी। कई गुना ज़्यादा मोल दिया तो अंततः मुझे यहाँ आश्रम में जगह मिल गई। मैं मकान किराए पर देकर यहाँ वृद्धाओं के बीच आ गई। मैं भी तो वृद्धा हो चुकी थी, तन से ना सही मन से ही सही। रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ सभी वृद्धाओं की ज़्यादा सेवा कर पा रही हूँ। यहाँ एक ऐसी वृद्धा है जिसकी मैं कुछ ज़्यादा ही सेवा करती हूँ। वह भी अपने 2 बेटों की ठुकराई हुई विधवा माँ है। उसकी एक लड़की 3-4 महीने में कभी एक आध बार मिलने को आ जाती है। जब आती है तो लगता है जैसे माँ पर एहसान करने आई है। उसकी बात व्यवहार में मुझे एक बेटी होने का अक्स नज़र ही नहीं आता, जैसे अपना रुतबा पैसा दिखाने आती है। उसे देखकर मैं सोचती हूँ कि अगर चाहे तो माँ को अपने साथ घर पर रख भी सकती है। माँ भी उसके सामने अपनी कमजोरी नहीं प्रकट करती, लेकिन उसके जाने के बाद बहुत रोती है, कई दिन रोती है। मैं बहुत मुश्किल से समझा बुझा कर चुप करा पाती हूँ। उसका दुख देखकर सोचती हूँ, राहत महसूस करती हूँ कि चलो मैं कम से कम इस तरह के किसी दुख दर्द से बची रहूँगी। इन वृद्धों को देखकर अक्सर अम्मा का प्रिय भजन गुनगुनाता हुआ चेहरा दिखाई देने लगता है। कितना बदल गया इंसान। और खुर्राट, वह भी कभी कभार याद आ ही जाता है। धन्यवाद मित्रों।